हमें ये बेटा एक कल का आर्टिकल रह गया था। एक तो ये डिस्कस करना है, जल्दी से ये डिस्कस करेंगे। और दो और डिस्कस करेंगे, ये वाला। और इन्फ्लेशन, ग्लोबल राइज एंड स्विफ्ट रिट्रीट, ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन 2 दिन के आर्टिकल्स में अब तुम्हें सब चीज़ें पता चल जाएंगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का डिबेट क्या रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ की टर्म्स देखो। की टर्म्स क्या यूज होती हैं जब मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको जनरली ये टर्म मिलेंगी। एक टर्म मिलेगी हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है, और सॉफ्ट लैंडिंग का अपोजिट क्या होगा, वर्सेस हार्ड लैंडिंग, ठीक है। ठीक है, ओके। तो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है बेटा? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। रेपो रेट क्या है? जिस री परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। मींस रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट इंडिया का करंटली 6.50% है। इसी से लिंक्ड होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट इसी से लिंक्ड होता है, ठीक है। ये रेपो रेट 6.50 हमेशा इससे 1% नीचे होगा रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट को पॉलिसी रेट बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे काम करता है? जैसे कि ये कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, एंड ही इज फ्लाइंग द काइट, ठीक है। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ही इज फ्लाइंग टू थ्री kites. So the another kite is this, another kite is this. So earlier he used to have 3 threads, and he used to face lot of problem in managing these 3 threads. So what did he do? उसने ये दोनों थ्रेड अगर मैं हटा दूं और इसे कनेक्ट कर दूं इसी थ्रेड से, तो सिर्फ इस थ्रेड को मुझे इन्फ्लुएंस करना है, और सारे थ्रेड और सारे काइट्स को एक साथ में इन्फ्लुएंस कर पाऊं। तो ये जो थ्रेड है ये रेपो रेट है, और इस रेपो रेट से आप सारे के सारे इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है सबको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर रेपो में राइज होगा तो बेटा लैंडिंग रेट राइज होगा, एफडी के रेट राइज होंगे, सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस रेपो रेट से कनेक्टेड है। अदरवाइज आरबीआई को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी टूल यूज करने पड़ते थे, और उससे क्या होता था, सिंक्रोनाइजेशन, यानी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी नहीं रहती थी इन रेट्स की, और बहुत सारे पॉलिसी टूल थे, कंफ्यूजन रहती थी। अब सिर्फ रेपो रेट से हर चीज कनेक्टेड है। रेपो रेट को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो उससे एफडी के रेट भी राइज होंगे, और जिस लैंडिंग रेट, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स लोन देते हैं वो भी राइज होंगे, ठीक है। तो इस एक रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने से, जिस पर डिसाइड करता है आरबीआई, उसको पॉलिसी रेट कहता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है, उस एक रेपो रेट को चेंज करने से सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा, सारी चीजें चेंज हो जाएगी, सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएंगे। पहले हम बहुत सारे टूल्स को यूज करते थे, जैसे कि एसएलआर को चेंज करेंगे, सीआरआर को कंसिस्टेंटली चेंज करते रहते थे। फिर बेस रेट होता था एक,
बाद में उसे प्राइम लैंडिंग रेट बोल दिया गया, फिर उसे MCLR बोल दिया गया, फिर उसे EBLR बोल दिया गया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट बोल दिया गया। ये बहुत सारे रेट होते थे। इसके अलावा बाइंग परचेज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती थी। बहुत सारे टूल होते थे RBI के। बट उसने एक मेजर पॉलिसी टूल किसको, रेपो रेट को चूज कर लिया। अब रेपो रेट से हर चीज कनेक्टेड है, तो रेपो रेट के बेसिस पे आप मॉनेटरी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ा या घटा सकते हो। रेपो रेट कैसे एग्जैक्टली काम करता है, वो मनी मल्टीप्लायर को अफेक्ट करता है। मनी मल्टीप्लायर, रेपो रेट के चेंज होने से मनी मल्टीप्लायर के अंदर चेंज आता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लेंडिंग करोगे और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक FD ऑफर करेगा, कितने लोग उस FD के रेट को राइज करके, राइज होता देख के अपने बैंक्स में डिपॉजिट्स बढ़ाएंगे और फिर उससे मल्टीपल क्रिएशन। तो मनी सप्लाई को काफी हद तक जो है रेपो रेट के थ्रू कर आप एंकर कर सकते हो। सारे के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इकोनॉमी में जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको लिंक कर दिया रेपो रेट से। रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। अब होता क्या है कि ये हमारा RBI, जिसको तुम पढ़ते हो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और ये हमारे कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेके, जो इसने SLR की फॉर्म में रखी हुई होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और क्यों जाएगा, क्योंकि इसे कैश की जरूरत है। सारे पैसे इसने लोन पर दे दिए हैं, क्योंकि इसकी अर्निंग तो लोन देने से आती है, बैंक डिपॉजिट कराने से तो इसे पैसे देने पड़ते हैं। उसकी तो कॉस्ट होती है। क्या देता है, FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सारे पैसे अगर वो अपने पास बैंक में रखेगा तो अर्न कैसे करेगा, और फिर FD को पे कैसे करेगा, तो वो सारे पैसे लोन में दे देता है मैक्सिमम। और जब उसको इमीडिएटली जरूरत होती है आपके मनी की, कैश पे करने के लिए, सो ही गोज टू RBI एंड ही सबमिट्स हिज SLR सिक्योरिटीज। और सिक्योरिटीज को सबमिट करने के बाद क्या होता है बेटा, रीपरचेज ऑब्लिगेशन। ये सिक्योरिटीज इसने RBI को दी और बोला कि मैं बाद में इनको वापस परचेज कर लूंगा, और RBI ने उसे कैश दे दिया। और उसके लिए RBI कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर उसने 100 रुपीज दिए RBI ने, तो वो उस पर इंडिया में प्रेजेंटली 6.5 है, तो इतना 6.5 रुपीज चार्ज करेगा। तो आप खुद सोचिए, अगर ये 6.5 को मैं 7.5 कर दूं, तो यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक इंक्रीज कर दिया RBI। तो अब वो क्या करेगा, उसके उसका रॉ मटेरियल इनपुट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, लोन, वो सेल करता है। और बनाता कैसे है उस लोन को, इधर थ्रू बैंक डिपॉजिट्स, जो सिटीजन्स डिपॉजिट करते हैं, और वो RBI से बोरो कर लेता है। अब ये लोन जो भी होंगे, आप हमेशा देखेंगे ये 10.5%, 11.5%, होम लोन, कार लोन, इस तरीके के होते हैं। आपको कभी भी 6.5% तो मिलने वाला नहीं है लोन, क्योंकि वो तो इनपुट रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। तो अब क्या है कि अगर इन्होंने 6.5 से 7.5% कर दिया, तो वो जो कॉस्ट है वो रिफ्लेक्ट होगी इस लेंडिंग रेट में, जिस पर लोन दिया जाएगा। और एट द सेम टाइम, क्योंकि RBI ने जो है कॉस्टली कर दिया है इसको, तो वो ये भी सोचेगा कि RBI के पास जाने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए कहीं से हमारे पास और ज्यादा डिपॉजिट्स आ जाए, तो वो कुछ इंसेंटिव दे सकता है FD डिपॉजिटर्स को, कि उनका रेट भी इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दे, ताकि उसके पास और डिपॉजिट आ जाए, रॉ मटेरियल सिटीजन से ले ले, बजाय RBI के। तो ये RBI का जो रेपो रेट होता है, वो इसका पॉलिसी रेट बोला जाता है। वो काइटिंग कर रहा है, और वो काइट्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, ये लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 काइट, और जो बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, अदर रेट ऑफ इंटरेस्ट FD के, ये इस तरीके से सारे के सारे एक इंडिविजुअल काइटिंग कर रहे हैं। उसके पास एक ही मांझा है, एक ही थ्रेड है, और उससे ये काइट भी, ये काइट भी, ये काइट भी, जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इकोनॉमी में, सारे इन्फ्लुएंस होएंगे। बस इसको एक झटका मारना है इस वाले रेपो रेट, ठीक है।
सो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं जब रेपो रेट को बढ़ाया जाए, डोविश बोलते हैं जब उसको घटाया जाए। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है वर्सेस हार्ड लैंडिंग क्या होती है, कि अब फॉर इंस्टेंस आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेटिंग के इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो इंडिया की रेजीम है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, के आपकी जो टारगेट है इन्फ्लेशन का 4% है, बट एक रेंज दी गई है कि 2 से 6%। ये सील फ्लोर है, ये सीलिंग है, इसके बाहर इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए। अब अगर इन्फ्लेशन 7.53% जैसे कि 2022-23 में चली गई थी, तो जब वो 22-23 में जब वो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, तो अब उस इन्फ्लेशन को हमें लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में कह लीजिए कि 4% पे लेके आना है, बिकॉज दैट इज आवर टारगेट। तो कैसे लेके आओगे इसको? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करोगे, एडी को रिड्यूस करोगे। और एडी को रिड्यूस कैसे करोगे? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से, कॉन्ट्रैक्शनरी एमपी से करोगे बेटा। अब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से जब आप रिड्यूस करोगे, तो हमेशा ध्यान रहे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ लिया उन्हें समझ में आएगा। ये एएस हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मींस हमारा एडी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एडी टू से एडी वन। और जब वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो आप देखोगे अगर हम ने, ये हमारा फुल लेवल ऑफ आउटपुट है, जो हमारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया को में अगर कंसिडर करें जैसे 3% है, तो सबको जॉब मिली हुई है। जो 3% है अपनी मर्जी से विलिंगली घर पे बैठे हुए हैं, इसलिए उनको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया। अब ड्यूरिंग दिस फेज व्हेन वी वांट टू रिड्यूस दी, ये प्राइसेस हैं इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, वापस लोअर इन्फ्लेशन पर आना चाहते हैं। तो अब जब आप आ रहे होंगे, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? एडी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी करी है, हॉकिश। इसमें रेपो रेट को आपने बढ़ाया है, तो वो लोन महंगे हो जाएंगे। जब लोन महंगे हो जाएंगे, तो कार परचेज करना मुश्किल हो जाएगा, होम बाय करना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। सो देयर फोर इन सारे गुड्स की डिमांड रिड्यूस होगी, और वो आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस कर देगा। और जब वो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होएगी, तो इन्वेस्टमेंट कटिंग करेंगी कौन? फार्म्स। और फार्म जब इन्वेस्टमेंट कटिंग करेंगी, तो एम्प्लॉय भी कम करेंगी, प्रोडक्शन भी कम करेगी, तो आपके इकोनॉमी के अंदर आउटपुट लेवल नीचे आ जाएगा। ठीक है? आप चाहते हो कि आप ये 6% कंसिडर कर ले, और टारगेट हमारा 4% है। आप नेचुरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर, फुल आउटपुट पर 4% की इन्फ्लेशन चाहते हैं। ठीक है? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले एडी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। आप चाहते हो फुल एम्प्लॉयमेंट 4% पे, तो प्राइसेस तो रिड्यूस हो गए देखो, लेकिन साथ में आउटपुट भी रिड्यूस हो गया। अब जब ये आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा, तो लेबर मार्केट में क्या होती है, कंट्री के अंदर क्या हो जाती है? सरप्लस लेबर। और जब सरप्लस लेबर होगी, फ्री मार्केट होगी, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होगी, तो सप्लाई बढ़ गई है लेबर की, डिमांड लेस है। क्यों? क्योंकि लेबर की हायरिंग करना ही नहीं चाह रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो गई है, प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो पा रहा है। तो जब इनपुट इनपुट की कॉस्ट अगर गिर जाए, तो दोबारा से साइकिल शुरू होगी प्रोडक्शन की। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारे वर्कर्स लोअर, देखो एक रियल वेज होती है बेटा, इस पर काम करते हैं वर्कर। तो अगर ये प्राइसेस गिर गए हैं, प्राइसेस गिराया आपने, ये देखो फर्स्ट स्टेज में प्राइसेस गिर गए जब आपने लेफ्टवर्ड कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चलाई, तो रियल वेज तो बढ़ गई इससे। तो अब आप सेम रियल वेज होगी, तो ही तो क्या हुआ, फार्म के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कॉस्टली हो गया। और लेबर की एम्प्लॉयमेंट क्या होती है फार्म के लिए? इनपुट होती है, उसकी कॉस्ट होती है, प्रॉफिटेबिलिटी श्रिंक हो गई, तो वो कम इन्वेस्टमेंट करेगा, कम प्रोडक्शन होगी। अब जब तक ये डब्ल्यू नॉमिनल वेजेस रिड्यूस नहीं होंगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट जो है, रियल वेज वापस से पुराने लेवल पे नहीं आएंगी। ठीक है? ये 100 था, ये 2 था, प्राइसेस गिर गए, 50 है रियल वेज, प्राइसेस गिर गए 1,
अभी 100 हो गई, रियल वेज बढ़ गई है, कॉस्टली हो गया है फर्म के लिए हायर करना। जब तक ये 100 से 50 नहीं आएगा तो आपकी रियल वेज वापस से 50 नहीं आएगी। अब ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन बोलते हैं इसे लेबर की। ये वेजेस फॉल करेंगी, मैच करेंगी प्राइसेस को, लेकिन ये चीज मीडियम टर्म में होगी, थोड़ा टाइम लेगा। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब तक ये वापस से एग्रीगेट सप्लाई कर शिफ्ट ना हो जाए और आप वापस से इस टारगेट पे ना पहुंच जाओ कि हमने 4% इन्फ्लेशन, 4% राइजिंग प्राइसेस के साथ वापस से फुल आउटपुट अचीव कर लिया, तो इस ट्रांजिटरी पीरियड में तुमने रिड्यूस्ड आउटपुट एक्सपीरियंस करा, और ये आपकी इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। अब ये हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग पता है किसे कहते हैं? सॉफ्ट लैंडिंग ये होती कि हम एडी एब्रप्टली AD2 से AD1 पे ना लाते, बल्कि हम बहुत हल्का सा एडी रिड्यूस करते हैं। ये डैश डैश लाइन जो दिख रही है, इससे आपका बहुत लोअर लेवल ऑफ आउटपुट रिड्यूस हुआ होता, और बहुत लिटिल क्या होती, अनएम्प्लॉयमेंट होती। और फिर आप एडजस्ट करने देते मार्केट को, फिर आपका ए एस यहाँ पर शिफ्ट होता, फिर उसके बाद आप दोबारा से एडी को रिड्यूस करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग पता है क्या है, एडी को धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते हैं, 2% रिड्यूस करते हैं, फिर वेट करते हैं कि मनी वे प्राइसेस फॉल होंगे और उसके अकॉर्डिंग मनी वेजेस एडजस्ट होंगी, फिर मनी वेजेस नीचे आ जाएंगी और हम एएस भी शिफ्ट हो जाएगा और फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन कर लेंगे। फिर हमने 5% पे आ गए इसमें, 6 से 5%, फिर सेकेंड पीरियड में, सेकेंड राउंड में फिर से एडी को शिफ्ट करेंगे, रेपो रेट को फिर से थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद एडी फर्दर नीचे जाएगा, फिर एएस फर्दर नीचे जाएगा। तो हमने 2 सालों में, 2 साल लगाए हमने हमने 2 इयर्स लगाए, 2 पीरियड्स, फॉर इंस्टेंस 4% पर आने के लिए 6% इन्फ्लेशन से अलोंग विद फुल एम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। अगर मैं ये काम 1 साल में करना चाहता तो मेरे को एब्रप्टली बहुत ज्यादा अमाउंट में रेपो रेट बढ़ाना होता और एडी को बहुत ज्यादा नीचे गिराना होता, और इस 1 साल के पीरियड के अंदर बहुत मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट रहती। इसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग समझ गए बेटा, रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन विदाउट कॉजिंग मच रिसेशन, और रिसेशन जब आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट आती है। तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है कि अगर इलेक्शंस दूर हैं और आपको इलेक्शन से पहले इन्फ्लेशन को रिड्यूस करके दिखाना है, तो 2-3 इयर्स पहले ही आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी चलाना शुरू कर दो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अच्छा परफॉर्मेंस शो करने के लिए आपको जस्ट 1 ईयर बिफोर द इलेक्शन हार्ड लैंडिंग करनी पड़ेगी। हार्ड लैंडिंग में आपको मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट उसी रिसेंट ईयर में एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारी दवाई या तो एक बार ले लो या धीरे धीरे ले लो, धीरे धीरे लोगे तो सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये ज्यादा बात समझ में आएगी आपको अगर आपको मैक्रो आती है। इसको इनफैक्ट यहाँ पर तो मैंने प्राइसेस लिखे हुए ना, इसको अच्छे से तो सिखाया जाता है फिलिप्स कर्व के साथ। यहाँ पर इन्फ्लेशन होती है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और ये नेचुरल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है। और हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे रहना चाहते हैं, 6% इन्फ्लेशन जब है तो हम क्या चाहते हैं, 4% पे आ जाए। तो आपको एक्सपेक्टेशंस को शिफ्ट करना पड़ता है लेबर की, और ड्यूरिंग दिस ट्रांजिटरी पीरियड आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है, यू वेंट। फिर मीडियम रन में एक्सपेक्टेशन रिवाइज होती है और आप मूवमेंट अलोंग दिस शिफ्टेड डाउनवर्ड शिफ्टेड फिलिप्स कर्व के मूव करते हो और आप 4% इन्फ्लेशन पे, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाते हो वापस से। इसे बोलते हैं लैंडिंग। कैसे लैंड करना है, हार्ड लैंडिंग करनी है एकदम एक शॉट में, सॉफ्ट लैंडिंग करनी है। तो जब भी तुम न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ा करोगे, आपसे बिजनेस स्टैंडर्ड में, बिजनेस लाइन में, लाइव मिंट में, कहीं भी ये इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का डिबेट आया करेगा, तो तुम्हें ये 4 टर्म मिलने वाली है, ये हॉकिश, डॉविश, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, ठीक है। इसके बाद आप ये थोड़ी पिक्चर देखो। पॉलिसी रेट अब तुम्हें पता है क्या है, रिवर्स रेपो, रेपो से लिंक्ड है, ठीक है। और एक और होती है बैंक रेट,
वो भी रिवर्स रेपो से प्लस में होती है 1%। तो रेपो रेट चेंज होगा ना, तो बैंक रेट रिवर्स रेट दोनों एक साथ चेंज होंगे, और फिर उन्हीं से कनेक्ट होके पास थ्रू होके उसका इफेक्ट कमर्शियल लैंडिंग रेट्स पे जाएगा। तो ये क्या हो गया, काइटिंग, एक पतंग को उड़ा रहे हो और उसकी वजह से सारे पतंग एक साथ हिल रहे हैं। दिस गिव्स द पावर टू आरबीआई। आरबीआई एक पॉलिसी रेट, रेपो रेट से सब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक इकोनॉमी में इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो अभी देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, और ये सिस्टम जो शुरू हुआ है 2016 से शुरू हुआ है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। उससे पहले जानना चाहोगे इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कैसी थी? तो पहले मल्टीपल इंडिकेटर अप्रोच, MIA होती थी मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क। फिर उसके बाद ना मॉडिफाइड MIA आई थी। अब इनके बारे में जब पेपर 2 करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बस थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आई थी, और फिर बेटा आपका आया था 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। सो यहाँ पर कुछ अमेजिंग हुआ था 2013। अमेजिंग ये हुआ था, 13 टाइम्स रेपो रेट को इंक्रीज किया गया था, बट इवन देन इन्फ्लेशन कुड नॉट बी ब्रॉट डाउन। और इस टाइम पे एक गाना पॉपुलर हुआ था, महंगाई डायन मार डालेगी ऐसे, और गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, तो इट हैड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट इन्फ्लेशन कैन लीड टू फॉल ऑफ द गवर्नमेंट। सो उसी बैकग्राउंड में 2015-16 में उर्जित पटेल कमेटी थी एक, और उसने रिकमेंड किया था कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग होनी चाहिए, साथ में रघुराम राजन ने भी ये रिकमेंड किया था, और उन लोगों ने ये 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया में स्टार्ट कर दी थी, ताकि फोकस हमेशा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में रहे। और ये सब हुआ क्यों था? क्योंकि इस पीरियड में भी कुछ अमेजिंग हुआ था 2008 में, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो अक्रॉस द वर्ल्ड रिसेशन आ गई थी। और उस रिसेशन में क्या हुआ था, जैसे सिंपल ASAD डायग्राम बता रहा हूँ आउटपुट। ये AD जो था, सडनली 2 से, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट होता था, फॉल हो गया था AD 1 पे, और ये 1 पे आने से आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ गए थे, प्राइसेस गिर रहे थे और आउटपुट भी गिरा हुआ था। ठीक है, ओके, ओके। और इसको काउंटर करने के लिए आपने एक्स वापस से रिवर्स करा AD को, कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी चलाकर। और ये AD बैकवर्ड क्यों गया था? क्योंकि AD के कंपोनेंट होते हैं बहुत सारे, C+I+G+X-M। तो एक तो ये ट्रेड का कंपोनेंट गिर गया था, साथ में ये, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एनिमल स्पिरिट पे बेस्ड होते हैं। इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऑटोनोमस, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करते हैं, दूसरा ये एनिमल स्पिरिट पे बेस्ड होता है, बड़ा अनस्टेबल होता है। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, मार्केट क्रैश हुई, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन कर दिया, और AD रिवर्स हो गया। अब इसी को काउंटर करने के लिए हमने AD को वापस राइटवर्ड शिफ्ट करा, मॉनेटरी पॉलिसी से हमने क्या करा, ये वाला कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट का रिवाइव करा, हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करा, और फिर हमने मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपेंशन से AD को बढ़ाया। अब जब हमने ये बढ़ाया ना, तो हमने डोज थोड़ी ज्यादा दी, मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी कुछ ज्यादा एक्सपेंशनरी कर दी। इसके साथ साथ फिजिकल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी थी। इसको एक टर्म बोलते हैं, पेपर 2 में पढ़ोगे, मुखर्जी स्टिमुलस। जब प्रणब प्रणब मुखर्जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, मुखर्जी स्टिमुलस, तो टैक्स कट्स कर दिए गवर्नमेंट ने ताकि लोग एक्सपेंडिचर करें, रिवाइव हो इकोनॉमी। ठीक है, वेलफेयर स्कीम बहुत चलाई, सब्सिडीज एक्सपेंड करी, तो हमारा AD वापस आ गया। और वो साथ में इस बार हम चाहते थे तो यहाँ पर आना, P2 पे, P1 पे, पर ये कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला गया, और ये बहुत राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, और ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा P00 हायर लेवल पे चले गए।
अब जब ये प्राइसेस बहुत हायर लेवल पे चले गए तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। फिर उसको कंट्रोल करने में हमने टाइम लगा दिया। जब तक हम उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो क्या करते, अप्लाई करते, तब तक एक कंपोनेंट होता है इन्फ्लेशन का, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की डी एंकरिंग हो चुकी थी। ये एंकरिंग डी एंकरिंग क्या होती है, फिलिप्स कर्व से पता चलती है आपको। इन्फ्लेशन की एंकरिंग ये होती है कि जैसे आप मुझे भरोसा दिलाओ आरबीआई के हमेशा इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर 6% से ज्यादा नहीं होगी, तो मैं एज ए वर्कर हर साल जब भी अपनी वेज, रियल वेज को प्रोटेक्ट करना चाहूंगा, ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरी रियल वेज है। 100 समोसाज आते हैं, 1 रुपी का 1 समोसा। तो मुझे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन जो होती है 6% से बढ़ती है। तो 6% से क्या होगा, डिनोमिनेटर 1.06 हो जाएगा। इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर मुझे अपनी मनी वेजेस कुछ ऐड करनी होगी, एक्स कंपोनेंट जो मेरी रियल वेज को 100 रखे, और मैं ये मनी वेज को बार्गेन करूँ। लेकिन अगर मुझे कॉन्फिडेंस ना हो कि अगले साल इन्फ्लेशन, क्योंकि वेज कॉन्ट्रैक्ट तो 1 जन को डिसाइड होगा, और फिर इन्फ्लेशन तो पूरे साल रहनी है। अब मुझे क्या पता पूरे साल इन्फ्लेशन 6% रहनी है, 7% रहनी है। मुझे गारंटी दे रहा है आरबीआई कि 6% रहनी है, तो मैं अश्योर्ड हूँ कि मैं अगर 6% के अकॉर्डिंग अपनी मनी वेजेस को 6% से बढ़ा लूँ, क्या करूंगा यहाँ पे मैं, 6% कितना बना, 100 का 6। तो अगर मैं 106, और अब करो, आपकी रियल वेज 100 ही। बट मुझे क्या पता ये 6 ही रहेगा, ये 6 रहेगा। अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है, तो मेरी लेबर की एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस क्या हो गई हैं, एंकर्ड। ये भी पतंग की तरह है। अब आरबीआई ने एंकर कर दी मेरी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, बिकॉज आरबीआई इज गिविंग द गारंटी टू मेंटेन द इन्फ्लेशन एट द 6% level. So therefore, wage will go by same and real wage will be constant. There will be less fluctuation in the economy. बट 2016 से पहले ऐसी कोई गारंटी नहीं देता था आरबीआई कि कितनी इन्फ्लेशन होगी, और उसकी वजह से ये वेजेस जो होती थी ना बहुत वोलेटाइल हो जाती थी। और इनकी कॉस्ट कहाँ पे जाएगी, वेजेस तो हर जिस चीज का इनपुट है, सर्विस सेक्टर का इनपुट है, मैन्युफैक्चरिंग का इनपुट है, और एग्रीकल्चर में भी इनपुट है। हर जगह तो लेबर यूज होती है। ये बड़ी वॉलेटाइल हो जाती थी, लोगों को ये नहीं पता चलता था कि इन्फ्लेशन कितने रहने वाली है। तो इस साल अगर 10% है तो मैं और 20% से बोलूँ, मांगूंगा, कि मुझे डर होगा कि अगले साल 20% हो जाएगी। तो अब ये इन्फ्लेशन का आप देख रहे हो, एक्सपेक्टेशन का भी एक वेरिएबल होता है। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन दो साइड से होती हैं। एक तो एक्सपेक्टेशन बेस्ड होती हैं, जिसमें कुछ चेंज नहीं हुई है कॉस्ट, बस ऐसे ही एक्सपेक्टेशन माइंड में, साइकोलॉजी में डाल दिया गया है कि महंगाई फिर से होने वाली है। ये एक्सपेक्टेशन का कंपोनेंट होता है बेटा। और एक होते हैं रियल कंपोनेंट के, सच में इनपुट्स की कॉस्ट, पेट्रोलियम की कॉस्ट, फूड प्राइसेस की कॉस्ट बढ़ गई है, वो सप्लाई साइड होती है। तो ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, इसको मॉनेटरी पॉलिसी एंकर कर सकती है। अब ये चीज हमने 2016 में फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रेजीम को सिस्टम के अंदर लाके एंकर कर दिया। अब अब कोई भी कंज्यूमर, अब कोई भी बार्गेनर, वेज वाला 6% से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है 6% अगर क्रॉस हो गई तो आरबीआई गवर्नर को पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, और वहां पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, और गारंटी देनी होगी कि हम 6% पे लेके आएंगे। अगर 3 बार से ज्यादा आपका 6% टारगेट रीच हो गया, तो आज तक एक बार ऐसा। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का तुम्हें सिस्टम समझना होगा कि इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पुअर पीपल की रियल वेजेस को इरोड करती हैं। तो उसको अश्योर करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्टेशन एंकरिंग करनी पड़ती है। और इसके लिए कंज्यूमर सर्वे होता रहता है, हर 6 महीने बाद आरबीआई करता है और देखता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस आरबीआई की गारंटी के अकॉर्डिंग है या नहीं।
ठीक है। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे करता रहता है और एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड सर्वे करता रहता है आरबीआई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या इन्फ्लेशन जो है एंकरिंग, कैसे इन्फ्लेशन के एंकरिंग एक्सपेक्टेशन के कंपोनेंट को हमने फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग की रिजीम से एंकर कर दिया। तो अभी भी इन्फ्लेशन आती है बेटा इस साइड से, एल नीनो हो गया या यूक्रेन वॉर क्राइसिस हो गया, मिडल ईस्ट से जो ऑयल आ रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो इनपुट तो लेबर भी होती है, राइट, और इनपुट अदर रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, तो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन लेबर की साइकोलॉजी को हमने एंकर कर दिया, और वो एंकर कर दिया 6% ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट। तो इसीलिए हर कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा, बार्गेनिंग जो भी होगी, वहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस 6% से ज्यादा नहीं जाएगी। तो ये वेज प्राइस स्पाइरल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखो इस चीज को देखो, अब आपको समझना है कि इंडिया की इन्फ्लेशन टारगेटिंग का टारगेट होता है 4%, और फ्लेक्सिबल रेंज दी है, तो 6 से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, लेकिन टारगेट 4% होता है। प्रेजेंटली इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 3.9% चल रही है, सीपीआई के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और यूएस फेड का रेट, जैसे हमारा रेपो रेट 5.5% है, और यूएस की इन्फ्लेशन है 2.9%, और इन्फ्लेशन टारगेट है इनका 2%। तो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट 4% है और उनका 2% है। ठीक है, अब ये 4% टारगेट कहाँ से आया, इसकी भी हिस्ट्री तुम्हें बताता हूँ। ये एक कंट्री के इंस्टीट्यूशंस, उनके लोगों के बिहेवियर, एक्सपेंडिचर का जो उनका पैटर्न होता है, कंजम्पशन हैबिट्स, इसके अकॉर्डिंग एक राइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में डिटरमिन किया जाता है। और ये 4% का टारगेट चक्रवर्ती कमेटी से आता है। चक्रवर्ती कमेटी चक्रवर्ती कमेटी एक बार सेट करी गई थी इंडिया में 1980s के एंड में, और उन्होंने कहा था, चक्रवर्ती कमेटी ने, कि भाई इंडिया में जो राइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 4% है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि 4% की क्या जरूरत है, 0% क्यों नहीं? क्योंकि 4% ना इकोनॉमी में इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। सोचो, अगर मेरे प्रोडक्ट्स का प्राइस ही नहीं बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी फ्यूचर में फर्दर प्रॉफिट की, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो एक इकोनॉमी में प्राइसेस अगर बढ़ते रहे ना राइट अमाउंट में, तो वो अच्छे होते हैं। बट अनलिमिटेड अमाउंट में बढ़ेंगे तो वो खराब होता है। किसी भी चीज की कमी या उसकी अति खराब होती है। तो 4% इज द राइट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इन केस ऑफ इंडिया, वेयर द इन्वेस्टर्स विल हैव द इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, प्रोड्यूस मोर, एंड एट द सेम टाइम लेबर विल नॉट गेट, लेबर्स रियल वेज वोंट गेट स्टील, और उनको भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो भी वेज प्राइस स्पाइरल में कन्वर्ट नहीं होगी, उनकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन डी एंकर्ड नहीं होगी। तो ये राइट अमाउंट है 4% का। अब वही इन्फ्लेशन जो हमारे लिए 4% है, जिस पर इनके कंट्री में बैलेंस रहता है ऑप्टिमल, जिससे इन यहाँ के इन्वेस्टर्स इंसेंटिवाइज होते हैं, एट द सेम टाइम लेबर का वेलफेयर भी कंसिडर करा जाता है, तो वो अमाउंट उनके लिए 2% है। अब स्ट्रेंजली पिछले कुछ टाइम में क्या हुआ है कि इंडिया की इन्फ्लेशन अगर देखी जाए तो वो टारगेट से नीचे है, बट स्टिल आरबीआई ने आई थिंक 6th टाइम या 7th टाइम रेट कट नहीं करा। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो आइडियली हर एक बैंक, सेंट्रल बैंक ये चाहेगा कि अब मैं लोन सस्ते करूं, बिकॉज लोन्स चीपर करने से क्या होता है बेटा, परचेज होएगी, इन्वेस्टमेंट होएगी, बाइंग होएगी, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ेगी। बट स्टिल स्ट्रेंजली आरबीआई ने रेट कट नहीं किया। अब रेट ना कट करने का क्या रीजन है, ये तुम्हें जानना है। और यूएस फेड जो है वो रेट कट कर रहा है। ठीक है, ये भी तुम्हें जानना है। वो करने वाला है, उससे एक्सपेक्टेड है 25 बेसिस पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है कि 5.25 कर देगा वो। ठीक है,
ये बात आपको जाननी है। तो ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, डिबेट है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा टूल होता है सारे सेंट्रल बैंक के पास, अगर वो एक्सपेंशनरी हुई तो जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम, ईडीएस को देखो, एस ईडी, ईडी राइटवर्ड शिफ्ट होगा मॉनेटरी पॉलिसी से, तो आउटपुट बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो वो इन्फ्लेशन साथ में लेके आएगी। तो आपको एक ऑप्टिमल बैलेंस रखना होता है कि अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई है, हमारे बैंड से बाहर चली गई है टारगेट से, तो आप ईडी को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना चाहोगे। अगर कम है इन्फ्लेशन और आपको लग रहा है कि आपका जीडीपी वाई नोट पे पड़ा हुआ है, जबकि फुल वाई एफ है जहाँ पर सबको जॉब मिलेगी, तो आप ईडी को ईडी वन से ईडी टू राइटवर्ड शिफ्ट करना चाहोगे। अब इसी ट्रेड ऑफ में फंसा रहते हैं बैंक्स, सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स। अब इंडिया में जो सीपीआई है उसके बारे में थोड़ा तुम्हें जानने की जरूरत है। इंडिया का सीपीआई बड़ा ही ज्यादा ट्रिकी है। इंडिया के सीपीआई में 46% शेयर, इंडिया के सीपीआई में 46% शेयर फूड का है। अब ये फूड जो है ना, समझ रहे हो, फूड, जी से पहले। फूड सप्लाई साइड शॉक से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। सप्लाई साइड शॉक लग गया, जो कि मैंने कल भी आपको एडिटोरियल क्लास में बताया था, आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। तो इंडिया की ऑल दो इंडिया की ऑल दो सीपीआई अभी 3.9% आ गई है, बट फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और ये फूड इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया था वेज प्राइस स्पाइरल कन्वर्ट कर सकती है, क्योंकि लेबर को फूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉमिनल वेजेस बढ़ सकती है, नॉमिनल वेजेस बढ़ेंगी तो अपनी रियल वेज मेंटेन करने के लिए, सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ा देंगे फार्म्स। ये पी किसके कंट्रोल में है बढ़ाना, फार्म्स के, और ये डब्ल्यू लेबर के। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जो फूड प्राइसेस से जनरेटेड इन्फ्लेशन है वो फीड पास थ्रू हो जाएगी इंडस्ट्रियल गुड्स में, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स में, फिर ओवरऑल इन्फ्लेशन और जंप मार दी। तो आरबीआई ने क्या कहा कि ये इन्फ्लेशन अभी कंसोलिडेटेड नहीं, ये ऑल दो डाउन है 4% से, बट इट इज नॉट कंसोलिडेटेड। वाई? बिकॉज फूड इन्फ्लेशन इज स्टिल वेरी हाई, फूड इन्फ्लेशन इज स्टिल 6-7% कुछ ऐसी चल रही। तो जब तक फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना आ जाए, वी कैनॉट reduce the repo rate and can start shifting AD rightward, and thereby increasing output and thereby increasing employment and reducing unemployment. While US chose the other way. US decided that its employment and output needs to be increased. So therefore it is willing to take a risk. यूएस का देखो डेटा, इन्फ्लेशन 2.9% है, यानी टारगेट से थोड़ी हायर है, बट ये अपनी जॉब क्रिएशन पर फोकस करना चाहते हैं। और रीजन बीइंग क्या हो सकता है, इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में थोड़ी इन्फ्लेशन एक्सेप्ट करना चाहेंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट नहीं चाहेंगे, जीडीपी लो नहीं चाहेंगे। So they are considering. However, it is not easy. It is just expected that they will decrease and only 25 basis point, because inflation is still out of control. अगर ये 2% पे रही होती तो डेफिनेटली उन्होंने फेड रेट को 5 या 4.5% पे ला दिया होता। तो ये सारे के सारे वर्ल्ड बैंक जो हैं करंटली ये डिलेमा फेस कर रहे हैं। यही बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है। जैसे जापान को देखोगे अगर आप, तो जापान क्या कर रहा है, सी सी the US employment data jolt was followed by an unexpected hike in the policy rate by the Bank of Japan। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट वहां की, यूएस के एम्प्लॉयमेंट डेटा से
ये सारे सेंट्रल बैंक एक दूसरे से कनेक्टेड है, वर्ल्ड में कोऑर्डिनेटेड मॉनेटरी पॉलिसी चलती है। तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस का रहने वाला है, उसका रेट वो इन्फ्लुएंस करेगा जापान के रेट ऑफ इंटरेस्ट को। कैसे? अगर यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट जापान के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हायर चला गया, तो सारे एफआईआई जो है जापान की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके वापस चले जाएंगे, और सप्लाई ऑफ डॉलर जापान के अंदर कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, जापान की करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो जापान को एक इंटरेस्ट डिफरेंशियल जो होता है, इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो आप, और ये इंडिया पर भी अप्लाई है। कैसे इंडिया का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कैसे यूएस से कनेक्टेड होता है, यूएस फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जैसे कि दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ यूएस एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ जापान। इनके बीच में एक ऑप्टिमल डिफरेंस होता है, वो भी हम ओपन इकोनॉमी में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी मेन चीज आप समझ जाओगे। जैसे कि यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5 है और जापान का 4 है, तो ये 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंशियल है। इससे ज्यादा अगर हुआ, यूएस ने 6 कर दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस के अंदर, तो जापान से कैपिटल फ्लाइट होगी। फ्लाइट मीन्स कैपिटल उड़ जाएगी, एफआईआई की इन्वेस्टमेंट कैपिटल, और डेप्रीशिएट हो जाएगा। वहीं अगर जापान अपने रेट को हाइक कर दे, 5 कर दे, गिवन यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, तो वो एप्रिशिएट हो जाएगा। तो अभी देखो जापान ने क्या किया है। यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा जोल्ड वाज फॉलोड बाय अनएक्सपेक्टेड हाइक इन पॉलिसी रेट by the Bank of Japan, accompanied by hawkish commentary by the governor, resulting in a sharp appreciation of yen dollar exchange rate। तो समझ में आ गया तुम क्या हुआ? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जापान ने, मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से 5 किया, तो यानी उनके कंट्री के अंदर रिटर्न जो है हायर है। तो वो रिटर्न आप खुद सोचो, आप कैसे इन्वेस्ट करते हो। एफडी का रेट अगर बहुत ज्यादा कम हो गया स्टॉक मार्केट के रिटर्न से और म्यूचुअल फंड से, तो तुम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। तो मेरा जो स्टॉक मार्केट होती है ना, वो भी मेरे पॉलिसी रेट से इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि पॉलिसी रेट के अकॉर्डिंग एफडी के रेट, लैंडिंग रेट, और उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट के रिटर्न। तो अगर एफडीज में रिटर्न बढ़ जाए, तो स्टॉक मार्केट से माइग्रेशन हो जाएगी बहुत सारी। आजकल एफडी इंडिया में रिड्यूस हो रखी है, लोग कम इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए फिर दूसरा पॉलिसी टूल चलाया था बजट के अंदर निर्मला सीतारमन जी ने। उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया। क्यों? रेट ऑफ रेपो वगैरह रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो चेंज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी स्टिकी है। स्टिकी इन्फ्लेशन का मतलब है कि अभी पूरी कंट्रोल में नहीं आई है, क्योंकि फूड जो 46% कंपोनेंट है इन्फ्लेशन का, सीपीआई का इंडिया में, वो पूरा कंट्रोल में नहीं आया। तो अभी आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी चलाई, तो रिटर्न कहाँ बढ़ गया, जापान के अंदर, क्योंकि वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया यूएस से, और कैपिटल इनफ्लो कर गई जापान में, तो वहां पर सप्लाई बढ़ गई डॉलर की, डिमांड गिवन लिमिटेड डिमांड, एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो गई। ठीक है। अगेन चाइना को देख, चाइना टू दिस विद एन अनएक्सपेक्टेड कट इन इट्स की पॉलिसी रेट। चाइना वहीं पर क्या कर रहा है, पॉलिसी रेट को कट कर रहा है, जापान बढ़ा रहा है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड ना एक ऐसी सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में राइट नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड सारे सेंट्रल बैंक्स डिलेमा में है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में तो आ गई है, लेकिन स्टिकी है, वो कंसोलिडेट नहीं हो पा रही है, फुल कंट्रोल इन्फ्लेशन का वो कर नहीं पा रहे हैं, और एट द सेम टाइम ग्रोथ नीचे गिर गई है। तो अब कोई बैंक ग्रोथ को प्रायोरिटी दे रहे हैं सेंट्रल बैंक, कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल को दे रहा है। इंडिया इन्फ्लेशन कंट्रोल को दे रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो फूड इन्फ्लेशन है वो 46% है, और इंडिया बहुत पुअर कंट्री है, जिसमें जो बास्केट ऑफ गुड कंजम्पशन है वो बहुत मैटर करती है। बहुत सारे लोग बेचारे हंगर से वैसे ही मर जाएंगे।
तो इसीलिए हमने चूज किया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और हमने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस नहीं किया कि हम ग्रोथ को बढ़ा ले, जबकि चाइना ने चूज किया कि वो फिर क्या करेंगे, पॉलिसी रेट को कट करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। और अब आप यूएस का सिचुएशन देख सकते हो। ठीक है, और ये इम्पैक्ट देख सकते हो जो एक्सपेक्टेड था, ये आर्टिकल एक दिन पहले का है। द स्पिल ओवर ऑफ दिस वॉलेटिलिटी, जो वर्ल्ड के अंदर फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी चल रही है, रुपी उससे डेप्रिशिएट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जापान में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, यूएस में कोऑर्डिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है, चाइना में डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है। तो जो फाइनेंशियल कैपिटल है ना, वो वोलेटाइल हो गई है, इधर से उधर, उधर से इधर फ्लो कर रही है। तो जापान में अगर बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी आएगा, और इस वजह से इंडिया से डॉलर माइग्रेट कर जाएंगे जापान में, और इस वजह से इंडिया ने क्या विटनेस करा, डेप्रिसिएशन। 83.73 हो गई। The proximate reason was large outflow from the equity market by FPI due to flight of safe haven currencies. एक और चीज है, जब ऐसी फाइनेंशियल टर्बुलेंस होती है कि किसी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर रहा है, किसी में बढ़ रहा है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिटर्न की बजाय सेफ्टी भी ढूंढते हैं, और इंडिया की करेंसी जो कि वीक है उससे बाहर निकलना चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये एक इशू होता है। फिर देखो यहाँ पर ये बताया गया है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, कल भी मैंने आपको बताया था। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स हाइपोथेसिस स्टेट दैट विद फ्री कैपिटल फ्लोज, और ये बेटा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये होती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। द टास्क ऑफ सेंट्रल बैंक banks in setting interest rate at a level appropriate for moderate domestic inflation supporting growth become complicated, ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, दो कंसेप्ट और है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है और कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर ना, ये फूड के प्राइसेस और ऑयल के प्राइसेस, ये जो वोलेटाइल गुड्स होते हैं, इनको कंसिडर करा जाता है। कोर इन्फ्लेशन के अंदर ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, उसके अंदर फूड और ऑयल नहीं होता है। तो कोर इन्फ्लेशन ना बहुत स्टेबल होती है, वो धीरे धीरे ग्रो करती है, धीरे धीरे चेंज होती है, इन्फ्लुएंस होती है। जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा इरेटिक होती है। और सीपीआई किसको कैप्चर करता है, हेडलाइन को, क्योंकि सीपीआई की बास्केट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, फूड के प्राइसेस भी, ऑयल के प्राइसेस भी। ठीक है, तो अभी इकोनॉमिक एडवाइजर ने ये कहा था इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें सीपीआई को चेंज कर देना चाहिए, उसमें से हेडलाइन इन्फ्लेशन हटाकर कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, फूड और ऑयल। बट एट द सेम टाइम काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि वो हमारे ऑल्दो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फूड की इन्फ्लेशन को कंसिडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि फूड की इन्फ्लेशन ऑल्दो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फूड की इन्फ्लेशन स्पिल ओवर हो जाती है कोर इन्फ्लेशन में। तो इसीलिए जब फूड की इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में ना आए, आरबीआई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज ऐड हो जाएगी इन्फ्लेशन और ज्यादा। और साथ में एंकरिंग भी, अगर फूड इन्फ्लेशन होती है और आप कमिटमेंट देते हो कि 6 से 4% इन्फ्लेशन हमें रखनी है और इसलिए मैं पॉलिसी रेट चेंज नहीं करने वाला हूँ, तो एंकरिंग रहती है वेज के, लेबरर के माइंड में, और वो फिर इन्फ्लेशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देता, और धीरे धीरे फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। तो ये हमारा बेसिक रीजन था। ठीक है, अब ये चीज के साथ आपको ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या समझनी चाहिए, मैंने बताया था आपको, जैसे कि इंडिया की एक्सचेंज रेट फिक्स तो नहीं है, उसको बोलते हैं डर्टी फ्लोट। तो वो काइंड ऑफ हाइब्रिड होती है, फ्लोटिंग भी और फ्लेक्सिबल भी, लेकिन विद इन अ रेंज, जैसे कि अभी आपकी इन्फ्लेशन टारगेट है, जैसे कि अभी 85 या 82 के बैंड में हम रखना चाहेंगे। तो अगर 85 से ज्यादा क्रॉस हो रही है तो आरबीआई विल इंटरवीन विद द 4x, 82 से नीचे जा रही है तो आरबीआई विल इंटरवीन विद द 4x। तो इट इज अ काइंड ऑफ मिक्स। और मॉनेटरी पॉलिसी आपके डोमेस्टिक टारगेट के लिए भी होती है, कि डोमेस्टिक एडी को कैसे मैनेज करना है, जीडीपी बढ़ानी है या इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है। वो फ्री कैपिटल होती है कि आपकी इकोनॉमी में डॉलर इनफ्लो करते रहें और आउटफ्लो करते रहें।
तो अब अगर यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा इंक्रीज हुआ, ठीक है, यूएस का रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? कैपिटल आउटफ्लो होगी। कैपिटल आउटफ्लो होगी तो डॉलर को एक्सचेंज करना चाहेंगे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, ताकि यूएस में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि यूएस के अंदर, मैं तुम्हें दो सिचुएशंस बता रहा हूँ, ये हमेशा के लिए है, बार बार इससे बाहर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जिंदगी भर यही पढ़ोगे तुम, इनको सीख लेना बस, ठीक है। वन सिनारियो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यूएस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडिया, ठीक है। अब ये कोई डिफरेंशियल है मीन्स, अभी जैसे उनका है 5.5 और हमारा है 6.5, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी होती है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो बताते हैं उसमें कि इमर्जिंग कंट्रीज, जो पुअर कंट्रीज होती हैं इंडिया जैसी, उनमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर रहता है बाकी कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज। तो ये 1% का डिफरेंशियल है, -1। अब ये -1 का जो डिफरेंशियल है, ये जब भी कम होगा, यानी यूएस ने बढ़ाया और यूएस इंडिया का कम रह गया, तो फ्लाइट कर जाएगी कैपिटल। अब देखो, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल ये 6 कर दिया, डिफरेंशियल हो गया -0.5। तो अब यहाँ से यूएस डॉलर माइग्रेट करेंगे। जब यूएस डॉलर माइग्रेट करेंगे तो डॉलर देने पड़ेंगे किसको? इंडिया को, ठीक है। आधे लोग अपनी रुपी की करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो इंडिया की मनी सप्लाई रिड्यूस होगी, ठीक है। और ये यूएस में चले जाएंगे डॉलर्स, ठीक है। तो इंडिया में सप्लाई ऑफ डॉलर्स रिड्यूस होएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज किस पर इफेक्ट डालेगी? आपकी एक्सचेंज रेट, ठीक है। डर्टी फ्लोट को प्रॉब्लम करेगी। एट द सेम टाइम ये आपकी मनी सप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इंडिया के पास काफी सारा फॉरेक्स पड़ा हुआ है, जो कि 400+ बिलियन डॉलर हो चुके हैं, तो वो जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक तो इंडिया की एक्सचेंज रेट स्टेबल है, क्योंकि आप से जितने भी डॉलर इन्वेस्टर्स वापस मांगेंगे हम उन्हें दे सकते हैं, और वो माइग्रेट कर सकते हैं फॉरेन की मार्केट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई अगर आपके पास सफिशिएंट डॉलर है, जो कि इंडिया के पास है फॉरेक्स। लेकिन उन्होंने जब वो आए थे इंडिया में तो डॉलर दिया था और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया था, और तब जाके इंडिया में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि इंडिया में तो इन्वेस्ट रुपी में होएगा। अब वो रुपी को वापस ले रहे हैं, आरबीआई को दे रहे हैं, या मनी एक्सचेंजर्स जो बैंक्स हैं, अदर करेंसी एक्सचेंजर्स, उनको दे रहे हैं, और इंडिया की करेंसी को क्या कर रहे हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर निकाल रहे हैं, जो कि आरबीआई और उन बैंक्स के पास जा रहे हैं। तो उससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है, हाई पावर्ड मनी रिड्यूस हो रही है उससे। मनी सप्लाई रिड्यूस होएगी तो बेटा उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि एडी रिड्यूस हो जाएगा, और उससे आपका आउटपुट भी रिड्यूस हो जाएगा, और अलॉन्ग विद दैट इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो कि इस मोमेंट पे आपका आउटपुट जो है वाई नॉट ऑलरेडी लेस देन है फुल वाई से, आउटपुट से, तो अनएम्प्लॉयमेंट है आप चाहते हो, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी लोअर है, कंट्रोल में है। तो आरबीआई की प्रायोरिटी क्या थी? कि उसने मनी सप्लाई बढ़ाई थी, वो मनी सप्लाई रिवर्स हो जाएगी, वो इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रही उसकी। किसकी वजह से? इस कैपिटल मोबिलिटी की वजह से। और ये कैपिटल मोबिलिटी को आपको क्यों अंजाम देना पड़ा? क्योंकि आपको फोरेक्स रिलीज करने पड़े। फोरेक्स क्यों रिलीज करने पड़े? अदरवाइज मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई में शॉर्टेज हो जाती, और अगर ऐसा होता तो क्या होता?
इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। और डेप्रिशिएट क्यों नहीं होने देनी, क्योंकि हमें रेंज मेंटेन करनी है 85 टू 82 की, क्योंकि हमारी करेंसी डर्टी फ्लोट है। ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी इंडिया फेस करता है। हमें ये 82 टू 85 में मैनेज करनी है, और वहां पर फाइनेंशियल टर्बुलेंस की वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड सेफ हेवन्स ढूंढ रहे हैं। सेफ करेंसी वर्ल्ड में एक ही है, डॉलर। सब लोग डॉलर में, जैसे ही कोई फाइनेंशियल इशू या जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है ना, सब लोग डॉलर में कन्वर्ट करके भागने लगते। तो डॉलर में जब वो कन्वर्ट करेंगे तो डिमांड फॉर डॉलर बढ़ेगी। और अगर आपने मीट नहीं करी एक्सेस डिमांड को, तो ये जो करेंसी है इंडिया की, ये बढ़ती चली जाएगी, ये 90 तक पहुंच जाएगी और हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाएगी। इसको रोकने के लिए फ्री कैपिटल है, क्योंकि आप क्या करते हो, फॉरेक्स रिलीज कर देते हो। जब भी आप फॉरेक्स रिलीज करते हो तो सब क्या करते हो, डोमेस्टिक मनी उसी के बदले में तो एक्सचेंज करते हो। और उससे क्या होता है कि जो आपकी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती है। हो सकता है हम मनी सप्लाई बढ़ाना चाहते हो, ईडी को रिवाइव करने के लिए, आउटपुट को वाई नॉट से वाई एफ पे ले जाने के लिए हम चाहते हो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई इंक्रीज हो। हमने रेपो रेट रिड्यूस किया है, बट एट द सेम टाइम आप सारी की सारी मेरी पॉलिसी को रिवर्स कर देते हो, जस्ट बिकॉज मुझे एक्सचेंज रेट को भी डर्टी फ्लोट में एक रेंज पे मेंटेन करना है और कैपिटल आउटफ्लो। ये पॉलिसी ट्रेलेमा होता है, यहीं पर आरबीआई को मैनेज करना होगा। इसीलिए आप क्या देखोगे, जब भी यूएस फेड रेट कोई चेंज करेगा, हमेशा आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, इंडिया की करेंसी इधर डेप्रिशिएट हो रही है और एप्रिशिएट हो रही है। ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता था, ये एक केस बताया मैंने जिसमें इंडिया का यूएस का जो बढ़ गया वो इनफ्लो आउटफ्लो होने लगा। दूसरा केस इनफ्लो का भी हो सकता है कि इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% कर दिया हो। ठीक है, इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्रॉस कर गया हो, 7% हो गया हो। जब इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रॉस करेगा तो इंडिया में इनफ्लो आएगा, और इनफ्लो आएगा तो डॉलर इंडिया में फ्लो करेंगे, और डॉलर फ्लो करेंगे तो इंडिया की करेंसी अप्रिशिएट होगी। पर आपको अप्रिशिएट भी नहीं होने देनी, क्यों, क्योंकि मैनेज फ्लोट, क्योंकि डर्टी फ्लोटिंग में एक रेंज के अंदर मेंटेन करना है। और उसके लिए आप क्या करोगे, जो एक्सेस सप्लाई इंडिया में हो रही है उसको आरबीआई स्टोर करेगा फॉरेक्स को। और जब आरबीआई स्टोर करेगा फॉरेक्स को, तो वो क्या देगा एक्सचेंज में, इंडिया की करेंसी, और इंडिया की मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। और हो सकता है उस टाइम पे हमारे देश के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने ईडी को रिड्यूस करना हो, ईडी को रिड्यूस करने के लिए हमने रेपो रेट बढ़ाया हो, ताकि मनी सप्लाई रिड्यूस हुई हो। मनी मल्टीप्लाई, मनी सप्लाई बाय द वे दो चीज का प्रोडक्ट होती है, हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं रेपो रेट। और ये जो कन्वर्ट हो रहा है डॉलर से कैश, कैश से डॉलर, ये इस कंपोनेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये मल्टीप्लायर आप बढ़ा रहे हो और ये घटा रहे हो, या रिवर्स, ये घटा रहे हो रेपो रेट बढ़ा के मल्टीप्लायर, और वापस से आप हाई पावर्ड मनी बढ़ा दी। किसकी बेसिस पे, डॉलर इनफ्लो की वजह से या डॉलर आउटफ्लो की वजह से। तो ये मनी सप्लाई आप कंट्रोल नहीं रख पा रहे हो, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं रही। ये मतलब होता है इस इम्पॉसिबल ट्रिनिटी का। ठीक है बेटा, पॉसिबल ट्रिनिटी का ये मतलब। अब लास्ट में एक और आर्टिकल है, ये आज का आर्टिकल है, आज वाला बिजनेस स्टैंडर्ड। और देखो इसमें क्या हुआ। अब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। आरबीआई कैनॉट इग्नोर फूड इन्फ्लेशन, सो आरबीआई डिड नॉट चेंज इज पॉलिसी रेट। ठीक है। An interesting and lively debate is currently underway in the country of persisting high food inflation and its implication for monetary policy. Although the issue is not entirely new and has been subject of debate
एंड सी, ये भी चीज मैंने आपको बताई, द इकोनॉमिक सर्वे नोटेड दैट इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क शुड कंसिडर टारगेटिंग इन्फ्लेशन विदाउट फूड प्राइसेस. The underlying reasoning of the economists at the Ministry of Finance is that higher food prices are often driven by supply side issues, not demand driven. Short-term policy tools are meant to contain price pressure originating from excess aggregate demand. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, last monetary policy statement and subsequent policy interaction have clarified the target given to RBI is 4%. And food items constitute 46% of the basket CPI की. अब देखो, हाई फूड इन्फ्लेशन रेट्स अफेक्ट हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, जो मैंने अभी तुम्हें बताया. इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन क्या करती हैं, डब्ल्यू को बढ़ाती है, ये वेज प्राइस स्पाइरल बन जाता है, फिर ये प्राइस बढ़ते हैं और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है. ठीक है, विच हैज इम्प्लीकेशन फॉर ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्फ्लेशन आउटकम. The minute minutes of latest monetary policy committee released on Thursday showed Mr. Das highlighted how persistent food inflation was making headline inflation. Headline inflation के अंदर बाकी गुड्स भी होते हैं और फूड भी इंक्लूड होता है. ऑयल, पेट्रोल भी होता है, ऑयल भी होता है, फूड भी होते हैं और बाकी मैन्युफैक्चर्ड आइटम भी होते हैं. तो हेडलाइन इन्फ्लेशन आर स्टिकी एंड एम्फोसाइज द नीड टू कीप एक्सपेक्टेशंस एंकर्ड. अगर एक्सपेक्टेशंस आउट ऑफ कंट्रोल चली गई तो 2013 वाला काम हो जाएगा. An analytical chapter of RBI Bulletin has also addressed the issue. Michael Debabrata Patra and other, though it does not present the official view. तो इन्होंने एक रिसर्च पेपर दिया हुआ है, वो रिसर्च पेपर आरबीआई के बुलेटिन पे है और वो क्या बताता है, द एवरेज फूड इन्फ्लेशन रेट 6.3% between June 20 and June 24 was significantly higher than this. 2.9% होती थी पहले प्रीवियस 4 years में, अब ये बढ़ी हुई है. ठीक है, किसकी वजह से, मल्टीपल ओवरलैपिंग शॉक्स, क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून. ठीक है, इन सब की वजह से सीरियल प्रोडक्ट 6% की इन्फ्लेशन हुई. क्लियरली फूड इन्फ्लेशन हैज अ सीरियस चैलेंज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. अभी बेटा 5 मिनट में खत्म होने वाला है, तो जाना मत, 1 मिनट रुको. ओके, तो ये डिबेट है. तो आर्टिकल क्या बताता है, फूड इन्फ्लेशन है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन. तो फूड इन्फ्लेशन जब होगी तो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो उसे इम्पैक्ट करती हैं. तो यानी फूड इन्फ्लेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन फॉर इन्फ्लेशन बढ़ गई. मॉनेटरी पॉलिसी हैज अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी मॉनेटरी पॉलिसी अगर अपना स्टांस स्ट्रॉन्ग दिखाएगी तो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव. ठीक है, ठीक है, हॉकिश होगी तो इन्फ्लेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, डोविश होगी तो इन्फ्लेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी. तो ये दो अपोजिट फोर्स हो गए, इन दो के बीच में
फाइट होनी है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या है और फूड इन्फ्लेशन क्या है। ये दोनों में जो स्ट्रोंग होगा वो एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करेगा। अभी फूड इन्फ्लेशन हाई है, तो फूड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को वोलेटाइल बना रही है। सो एट द सेम टाइम इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आरबीआई कि वो स्टांस स्ट्रोंग लेके दिखाए। अगर वो स्ट्रोंग स्टांस लेगा तो क्या करेगा, एक्सपेक्टेशन को कूल ऑफ करेगा, और एक्सपेक्टेशन कूल ऑफ होंगी तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी, विच कैन बी वेरी डेंजरस इन द लॉन्ग रन। क्योंकि फिर इन्फ्लेशन बहुत हाई हाई रही तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, बताओ अभी बताएं। हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, या तो सॉफ्ट लैंडिंग करोगे या हार्ड लैंडिंग। और इस इन्फ्लेशन को अभी कंट्रोल नहीं करा और ये आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, और ये 2027 28 29 में मोदी जी को कंट्रोल करनी पड़ी, तो हार्ड लैंडिंग करनी पड़ेगी। वेरी हाई रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो अभी उसको टारगेट को, उसी उस प्रॉब्लम को अभी हैंडल करना है हमें, अभी इसी मोमेंट पे हैंडल करना है। और इसीलिए आरबीआई ने, इवन दो इन्फ्लेशन शॉकिंगली is right now at the 3.9% and industry is confused why they are not reducing the rate of interest repo, because not just inflation has come down below the 4%, but at the same time growth rate of India is very low right now. So we need aggregate demand boost and GDP growth, but RBI is still maintaining the repo rate and it has not decided to reduce it. Why? Because the food inflation has not come under the control. इस 3.9% के कंपोनेंट में फूड इन्फ्लेशन अभी भी 6% है, और ये जो इन्फ्लेशन नीचे आई हुई है, ये इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन के पार्ट की वजह से आई हुई है, और फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने में टाइम लगता है। इट कम्स डाउन स्लोली, सो दे आर वेटिंग एंड वॉचफुल। अब इसको पूरा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फूड इन्फ्लेशन है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट on expectation while monetary policy has a negative impact. High food inflation can lead to unanchoring of inflation expectation, which would significantly complicate overall inflation management. It has also been found that food inflation influences input cost, जो मैंने तुम्हें बताया, and output prices in both manufacturing and service sector. It further notes that food prices have been putting upward pressure on the core inflation, spillover होता है, rate over past few years, which has been offset by monetary policy. Therefore, IBI cannot ignore pressure from food prices in overall inflation outcome. The RBI expect the headline inflation rate to average 4.5% दिस फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल 4.5% हो सकती है, इसीलिए हम अभी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे और हमने रेपो रेट को नहीं चेंज किया। ठीक है, तो ये सारी बातें अब आप लोग ना समझ गए हो। ठीक है, अब जिंदगी भर विजन की मंथली पढ़ने से बेहतर है, जिसमें कि ये सारी बातें कोई बताएगा भी नहीं, ना वो लिखी हुई आएंगी और आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप मछली पकड़ना खुद सीखो। ठीक है, जो लोग खुद मछली पकड़ते हैं सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं, बाकी सिर्फ सेल बढ़ाते हैं विजन की मैगजीन की। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अब जब भी आरबीआई की मीटिंग हुआ करेगी मॉनेटरी पॉलिसी की, उस पर जब भी रिलेटेड आर्टिकल आएंगे उसको रीड करना। ये भी कराना था लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, फिर कभी, फिर किसी आर्टिकल में। आज हमने ये, आज का है 23 अगस्त का बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये मैंने करा दिया, इसमें कोई खास बात नहीं है। बताऊं इसमें, वेट करोगे? मैं तो बता दूंगा। हेलो, यस सर। यस सर। तो देखो ये बंदी क्या बता रही है, ये देखो, ये देख रहे हो ब्लू वाला, एनर्जी यानी वॉलेटाइल पेट्रोल के प्राइसेस विच डिपेंड्स अपॉन मिडल ईस्ट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। और हेडलाइन, हेडलाइन में फिर मैन्युफैक्चर्ड आइटम भी है, और क्योंकि एनर्जी एंड फूड हेडलाइन इन्फ्लेशन का कंपोनेंट है, हेडलाइन इन्फ्लेशन को हम सीपीआई से मेजर करते हैं, और सीपीआई के अंदर क्या है, फूड, ऑयल,
और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो कि कोर इन्फ्लेशन है। थोड़ा गंदा लिखा हुआ है क्योंकि समझ जाओगे तुम ये, ठीक है। सीपीआई में काफी सारी बास्केट ऑफ ब्रॉड बास्केट होती है, उसमें दो वोलेटाइल होते हैं, फूड और ऑयल, और उसको हेडलाइन बोलते हैं, सीपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन मतलब न्यूज़पेपर में हेडलाइन वही होती है ना, व्हाट इज सीपीआई, सो दैट्स द नेम हेडलाइन। जबकि डब्ल्यूपीआई एक तरीके से कोर इन्फ्लेशन कैप्चर करता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन के, ये सब हम पेपर 2 में जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है। अभी ये उन लोगों के काम आ रहा होगा जो मोटा मोटा ये सब जानते हैं, अदरवाइज आप साथ साथ गूगल करके ये चीजें बिल्ड कर सकते हो। तो अब आप देखो, जब ये ब्लू लाइन स्पाइक करती है तो देखो रेड वाली लाइन को देखो, ये भी स्पाइक कर रही है, मींस एनर्जी इन्फ्लेशन pulls the headline inflation, which is a broader basket, along with it. But the yellow line is very important. It is long-term expectation. Long-term expectation. Now you see, from 2019 to 2024, here came the COVID. इसमें सब लिखा नहीं है लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, कोविड आया। Here came the Ukraine crisis. So यहाँ पर सप्लाई शॉक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया था, डिमांड भी गिर गई थी, और फिर ये यूक्रेन में सप्लाई शॉक। तो कोविड के अंदर तो बेटा बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं आई थी, लेट मी टेल यू, पता है क्यों? क्योंकि सप्लाई साइड, सप्लाई कर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ था, तो क्या डिमांड कर भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया था और प्राइसेस सेम रहे, तो इन्फ्लेशन नहीं थी उस वक्त रिसेशन आई थी, इन्फ्लेशन नहीं आई थी। बट आफ्टर द कोविड लॉकडाउन गॉट ओपन्ड, द एग्रीगेट डिमांड जंप्ड, revived, but the supply curve did not shift rightward back again. Reason being, लॉकडाउन खुलते ही लोगों की एग्रीगेट डिमांड तो रिवाइज हो गई वापस से, लेकिन सप्लाई कर पुराने वाला ही रहा, ये वाला ऐसे, और ये रहा, और डिमांड इग्नाइट हो गई, तो फिर तो बेटा इन्फ्लेशन जानी ही थी ना। क्लियर बनाऊं डायग्राम? सब में टाइम बहुत लगता है। देखो, ये S2 कोविड के अंदर, और ये D2 कोविड के अंदर, दोनों शिफ्ट हुए, प्राइसेस हैं ये। अब कोविड के बाद रिवाइव हो गई डिमांड D1, और S1 पर एक्सपेक्टेड थी कि सप्लाई भी राइटवर्ड शिफ्ट होगी क्योंकि ट्रेड विल गेट ओपन और एवरीथिंग विल बी गुड अगेन, हायर इक्विलिब्रियम पर सेम प्राइसेस, हायर आउटपुट होगा Y2। ये Y1 चला गया था रिसेशन में कोविड के अंदर, बट सप्लाई डिड नॉट shifted right. In fact, it remained the same. So therefore, this prices got spiked, and this is the period. You see, this is the period. This is the period when this energy from the Middle East and the Russia, रशिया से तो सप्लाई होती थी गैस की, पेट्रोल की, यूरोप में, वो स्पाइक कर गई, और फूड की इन्फ्लेशन भी आई थी, और हेडलाइन में फूड इन्फ्लेशन भी होती है, तो साथ में देखो ये इन्फ्लेशन भी राइज हो रही थी, ये वाली इन्फ्लेशन देख रहे हो, ठीक है। तो एक डिबेट चला था कि ये इन्फ्लेशन परमानेंट है या ये ट्रांजिटरी है। अच्छा, ये परमानेंट हो जाती, लाइक 1970s जब ओपेक का ऑयल शॉक हुआ था, और ये स्टैगफ्लेशन में कन्वर्ट हो जाती अगर ये येलो लाइन देख रहे हो, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन भी स्पाइक कर जाती। यू
तो तुम्हें नहीं लगता मैंने बताया तुम्हें इन्फ्लेशन के दो कंपोनेंट होते हैं? एनर्जी सप्लाई साइड से ब्लू लाइन स्पाइक्ड, रेड लाइन स्पाइक्ड, येलो लाइन रिमेन स्टेडी. There was no such yellow line in 1970s. The concept of inflation targeting started post OPEC oil shock, and initially only 2-3 countries brought inflation targeting. Was first introduced in US, then gradually it was introduced in New Zealand, then gradually UK, then Europe. Many countries started following it, and eventually even developing countries like India started following. So this time when the OPEC type shock happened due to Ukraine crisis, we maintained, we tamed the inflation, long-term inflation expectation. So as these shocks eased, the inflation started coming down. And you can see as the other modes or other solutions were worked out after Ukraine war crisis, the blue line energy prices started moderating, and with that this headline inflation also started moderating. So this time inflation did not become permanent for a very long period of time. Reason being, this yellow line is anchored, and it is due to the flexible inflation targeting regime. You are controlling the expectation, the psychology of the consumers across the world that central banks are committed to keep the inflation expectation in US at the 2% level, in India at the 4% level. And that's why this transitory inflation did not convert it into the permanent nature. So when this inflation was happening, people were saying the permanent growth of economies that this is a permanent kind of inflation. So to tame this, use contractionary monetary policy. So the central banks across the world coordinated some contractionary monetary policy to anchor the expectation. And because they anchored the expectation, this inflation became transitory. So this magic is happening that both sides of economists, transitory were saying this inflation is transitory, permanent ones were saying this inflation is permanent. Both in the end won due to the inflation targeting regime across the world. So, and the end this paragraph concludes. At the same time, energy shock and their pass-through accounted for bulk of the rise fall in inflation without the need for a deep slowdown in activity. Ultimately, receded as swiftly as it had emerged, which led economists such as Joseph Stiglitz to assert we in team transitory can rightly claim victory. But permanents were also won because permanent were saying that this inflation targeting could lead to permanent, this spike could lead to permanent inflation if this yellow line gets spiked too, gets spiked too. Yes. तो देखो इसका टाइटल कुछ भी हो, मैडम ने जैसे भी लिखा हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम तो कहेंगे कि स्टिगलेट्स ही जीत गया, टीम ट्रांजिटरी वॉन, बिकॉज स्टिगलेट्स को पता था कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो येलो लाइन है ये एंकर्ड है ड्यू टू द इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इसलिए ये इन्फ्लेशन इस बार नहीं टिकने वाली है जो कि 1970s में टिक गई थी. सो नाउ यू हैव द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ दिस इन्फ्लेशन. अब इससे ज्यादा बेटा आर्टिकल्स और टर्म्स कभी नहीं आनी है, आपको खुद लर्न करना पढ़ना सीखना होगा. हाँ बेटा ये मैं अपने हिसाब से कराऊंगा.
नेक्स्ट वाली क्लास में करा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करना है। और भी बहुत सारी टर्म्स हैं। इस डेट इस एक ये सारी चीज इसके अंदर कराएंगे, एक क्लास लूंगा मैं, आर्टिकल होगा इज फिलिप्स कर्व डेड और अलाइव इन इंडिया, ठीक है। इस पे क्लास लेंगे ना, तो बाकी का कुछ कुछ चीजें बची हुई है, एक दो ही चीज बची है, कुछ ज्यादा बची नहीं है, बहुत छोटी फैंसी सी टर्म है, तुम गूगल करोगे समझ जाओगे मेन मुद्दा। लेकिन इसके अंदर उस बाकी चीजों को करा देंगे। अब आपको क्या करना है, इसको फॉलो अप करते रहना है, इस एरिया को हमेशा फॉलो अप करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम ये वाला करेंगे, द केस फॉर अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का केस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड पेपर 2 में पार्ट है। तो तब तक तुम रीड कर लेना इसे, जब तक मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। और ये आईबीसी डिफीटेड, और ये भी बेस इरोशन प्रॉफिट शिफ्टिंग कुछ ऐसे होगा, ये एमएनसीज का, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बस यही है इसमें, ये है क्या, बस ये करो, ठीक है। और आप तो बेटा नेक्स्ट क्लास में वेट करना, तब ये पॉइंट बता दूंगा जो भी तुम्हारा है महेंद्र शर्मा, ठीक है बेटा। ओके देन, फिर शाम को करते हैं क्लास। थैंक यू सर। ओके। Thank you, sir. ओके।